Hello everyone, welcome to Ankita's Academy. Today we are starting chapter 2nd of 8th class geography, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Student, इससे पहले चैप्टर फर्स्ट में हमने देखा what are resources and their different types. इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वर्ल्ड के 2 डिफरेंट रीजन के कंपैरिजन से कि किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंस से वहां रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल में डिफरेंसेज आ जाते हैं। यहाँ 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मांबा का, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तंजानिया के एक छोटे से विलेज में रहती है। उसे अर्ली मॉर्निंग उठना होता है क्योंकि फैच वाटर पानी लाने के लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। वहां से आने के बाद वह अपनी मदर की घरेलू कामों में साथ ही अपने ब्रदर की गॉट की टेक केयर करने में हेल्प करती है। मांबा का फैमिली एक स्मॉल हट में रहता है, साथ ही उनके पास रोकी लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा है। मांबा के फादर टॉयलिंग हार्ड बहुत ही कठोर मेहनत करने के बाद मेज और बीन्स की कुछ फसल उपजा पाते हैं, जो कि उनके फैमिली की पूरी साल की जरूरतें पूरा करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती हैं। सेकंड एग्जांपल दिया गया है पीटर का। पीटर न्यूजीलैंड के शिप रियरिंग रीजन के सेंटर में रहता है, जहां उसके फैमिली का ऊल प्रोसेसिंग की एक फैक्ट्री भी है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, हर दिन जब वह स्कूल से लौटता है तो अपने अंकल को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए पाता है। उनका एक शिपयार्ड भी है जो कि एक वाइड ग्रासी प्लान में सिचुएटेड है और इसका मैनेजमेंट साइंटिफिक वे से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए किया जाता है। पीटर का फैमिली ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो करता है। हमने 2 एग्जांपल्स के द्वारा देखा कि मांबा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ। दोनों की ही लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आखिरकार क्यों है? दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animal and the usage of technology. हमने देखा कि दोनों के टेक्नोलॉजी के यूज में कितना डिफरेंस है, लैंड की क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, साथ ही एनिमल एंड नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंसेज हैं। इन्हीं डिफरेंसेज की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम लैंड को देखेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। It cover only about 30% of the total area of the earth's surface and all part of this small percentage are not habitable. हमारी अर्थ के टोटल सरफेस के 70% एरिया पे वाटर है, बाकी के बचे हुए 30% एरिया पे लैंड एरिया है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र हैबिटेबल यानी आवास योग्य नहीं है। अगर हम फैक्ट देखें तो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। इस 30% लैंड एरिया के भी सिर्फ 30% पार्ट पर ही पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है। बाकी का बचा हुआ 70% एरिया या तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है यानी विरल जनसंख्या, बहुत कम लोग वहां रहते हैं, या फिर वह एरिया अनइनहेबिटेड है, बिल्कुल ही निर्जन क्षेत्र है। The uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to varied characteristic of land and climate. वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। कहीं पर बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है तो कहीं पर बहुत कम लोग रहते हैं। ये सब वहाँ के क्लाइमेट और लैंड में डिफरेंसेज के कारण होता है, जैसे जो रग्ड टोपोग्राफी वाले उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन पर्वतीय तीव्र ढाल वाले क्षेत्र हैं, लो लाइंग एरिया सस्पेटेबल टू वाटर लॉगिंग जल भराव वाले क्षेत्र हैं, या फिर डेजर्ट एरिया फॉरेस्ट एरिया है। वहां पर नॉर्मली लोग बहुत कम रहते हैं, यानी ये एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड या अनइनहेबिटेड होते हैं। जबकि प्लेन या रिवर वैली वाले जो क्षेत्र होते हैं वो चूंकि एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं। ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। जैसा कि हमने ऊपर देखा, मांबा और पीटर के फैमिली अपने अपने तरीके से लैंड को यूज कर रही थी। इसी तरह यहाँ पिक्चर में ऑस्ट्रेलिया के सल्जबर्ग में लैंड के डिफरेंट यूजेस को दिखाया गया है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। Physical factors such as topography, soil, climate, mineral and availability of water.
Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. किसी एरिया में लैंड का यूज किस तरह से किया जाएगा, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिजिकल फैक्टर, जिसमें उस एरिया की टोपोग्राफी, सोयल, क्लाइमेट और मिनरल्स आते हैं, जबकि ह्यूमन फैक्टर जिसमें की पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी आते हैं। नाउ एक टेबल को दिखाया गया है जिसमें वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री का एग्जाम्पल देकर ये बताया गया है कि वहां पे लैंड का किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को बताया गया है, यहाँ पे क्रॉप लैंड यानी एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है वो 6% है, पास्चर यानी ग्रेजिंग के लिए जो लैंड है वो 56% है, फॉरेस्ट के लिए 14% है, जबकि अदर यूजेस के लिए 24% है। इसी तरह से अगर हम इंडिया को देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉप लैंड एग्रीकल्चर के लिए 57% है, ग्रेजिंग के लिए ओनली 4% है, फॉरेस्ट के लिए 22%, जबकि अदर यूजेस के लिए 17% है। लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड जैसे कि नेम से ही साउंड हो रहा है, जिसका कोई इंडिविजुअल ओनर होता है, जबकि कम्युनिटी लैंड में कम्युनिटी ही लैंड की ओनर होती है। साथ ही इस लैंड का कॉमन यूज किया जाता है, लाइक फोडर के कलेक्शन के लिए, फ्रूट के लिए, नट्स के लिए या फिर मेडिसिनल हर्ब्स के लिए। इसी के कारण इस लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की मांगे बढ़ रही है, लेकिन लैंड उतनी ही है जितनी की पहले थी। The quality of land also differ from place to place. People started encroaching the common land to build up commercial area, housing complexes in the urban area and to expand the agricultural land in the rural area. लोगों ने अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए इस कॉमन लैंड का मिसयूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने अर्बन एरिया में कमर्शियल एरिया डेवलप किए, साथ ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने शुरू कर दिए और रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ा लिया है। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन अवर सोसाइटी। ये जो लैंड यूज पैटर्न में चेंज हुआ है, इसका हमारी सोसाइटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके कई कल्चरल चेंजेस, कई नेचुरल चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, लाइक लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of the agricultural and constructional activities। जो ये अलग अलग तरह की एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज हो रही हैं, इसके कारण हमें लैंडस्लाइड, लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि का निम्नीकरण, डिजर्टिफिकेशन और सोइल इरोजन यानी मृदा का अपरदन, ये सभी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई गई है कि आप अपने फैमिली के एल्डर पर्सन हैं या फिर आपके नेबर हैं कोई, उनसे आप ये जानकारी जुटाएं कि उनके समय में लैंड का यूज किस तरह से होता था। यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी गई हैं। ये रूरल एरिया में लैंड के यूज को बताया गया है, पहले की स्थिति कि पहले किस तरह से एग्रीकल्चर भी की जाती थी, साथ में यहाँ पे हट्स बनी हुई हैं। यहाँ पर ये ट्रीज को दिखाया गया है कि कितनी ग्रीनरी थी, लेकिन बाद में एग्रीकल्चर एरिया ज्यादा बढ़ गया है और यहाँ पे जो मकान भी बने हुए हैं वो अब कंक्रीट के हो गए हैं, साथ ही में ग्रीनरी कम हो गई है। इसी तरह से ये अर्बन एरिया को दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पे ग्रीनरी थी, लेकिन अब अगर प्रेजेंट में देखें तो यहाँ पे बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन गई हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। तो इस तरह से टाइम के साथ लैंड का यूज भी चेंज होता जा रहा है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, अभी हमने देखा बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांग के कारण हमारी वन भूमि और कृषि योग्य भूमि, फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड दोनों का ही बड़ी मात्रा में विनाश हुआ है, जिससे इस नेचुरल रिसोर्स के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। तो कैसे हम हमारे लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें एफोरेस्टेशन यानी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, साथ ही लैंड रिक्लेमेशन यानी भूमि का उद्धार करना होगा। हम जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इनका हमें रेगुलेटेड और लिमिटेड यूज करना होगा। साथ ही ओवरग्रेजिंग जो अतिचारण है उस पर रोक लगानी होगी। तो ये कुछ मेथड है जिनसे हम हमारी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड को डिस्कस किया गया है। लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिज और अर्थ डाउन ए स्लोप। सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृद्ध संचालन को लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर मिट्टी का बहाव तक भी शामिल होता है। They often take place in conjunction with earthquake, flood and volcano। भारी वर्षा, बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide। कई बार बहुत ज्यादा बारिश होने से heavy landslide हो सकता है, जिसके कारण बहती हुई नदी का
पानी भी अवरुद्ध हो जाता है, जिससे निचली घाटियों के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और वहां के आवास नष्ट हो जाते हैं। लैंडस्लाइड मेनली हिली टेरेन पहाड़ी क्षेत्रों की प्रॉब्लम है, जिसके कारण वहां लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यहाँ एक केस स्टडी दी गई है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के पंजी गांव की, कि किस तरह से लैंडस्लाइड होने से वहां पर नेशनल हाईवे 22 को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस हाईवे का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया और साथ ही आसपास के क्षेत्रों को भी क्षति हुई। और अधिक डैमेज से बचने के लिए पंजी विलेज को खाली करा लिया गया था। मिटिगेशन मैकेनिज्म के अंतर्गत कुछ ऐसी टेक्निक शेयर की गई हैं जिनसे हम लैंडस्लाइड्स के डैमेज से बच सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक इसमें बताई गई है हैजार्ड मैपिंग। हैजार्ड मैपिंग के अंतर्गत उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है, उन एरियाज की मैपिंग की जाती है जहाँ पे लैंडस्लाइड का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, जिससे कि वहां पर बिल्डिंग सेटलमेंट लोगों को बचने से रोका जा सके। सेकंड इसमें जो टेक्निक शेयर की गई है दैट इज रिटेंशन वॉल, यानी ऐसे एरियाज में जहां पे लैंडस्लाइड का खतरा है, प्रतिधारी दीवार या रिटेंशन वॉल। देखिए यहाँ पिक्चर में बताई गई है, इस तरह की वॉल का निर्माण किया जाए जिससे कि भूमि को खिसकने से यह बचा सके। थर्ड इसमें बताया गया है वेजिटेशन कवर, यानी वनस्पति के आवरण को बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए। और फोर्थ इसमें बताया गया है सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, कि हमारी नदियां हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं। तो इस तरह का सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम लाया जाए जिससे कि मिट्टी के कटाव को, उनके इरोजन को रोका जा सके। तो स्टूडेंट आज हमने लैंड रिसोर्सेज को डिस्कस किया। चैप्टर लेंथी है इसलिए एक साथ नहीं कराकर मैंने इसको 3 वीडियो में कवर किया है। सेकंड वीडियो में हम सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज, थर्ड में नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अंकिताज एकेडमी को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।